सेविका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की कौन सी सबसे बड़ी खबर है सर? शुभम, आज हमारे लिए सबसे बड़ी खबर वही है जिस पर हम लगातार पिछले कई 2 महीनों से चर्चा कर रहे हैं, गेहूं की मांग, आपूर्ति और उसके निर्यात को लेकर। और सरकार को अंततः निर्यात पर पाबंदी लगानी पड़ी, लेकिन चीज़ें काफ़ी उलझ चुकी हैं फूड इकोनॉमी में। और हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि गेहूं पर के निर्यात को खोलकर और निर्यात पर पाबंदी लगाने के बाद अब परिस्थितियाँ क्या हैं और ये आगे किस दिशा की तरफ इशारा करती हैं। ये आज के लिए सबसे बड़ी खबर है, जिसे समझना हमारे सबके लिए ज़रूरी है कि भारत में फूड पॉलिसी में पिछले दिनों में हुए घटनाक्रम का क्या असर होगा। अंशुमान सर की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कहना चाह रहे हैं बड़ी देर कर दी आते आते। खैर, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कौन से मुद्दे हैं उसके लिए देखिए ऑन द शो। तो आज शुरुआत होगी रूस से। यूरोपीय देश कैसे निकालेंगे रूबल में पेमेंट का रास्ता? इसके बाद अचानक क्यों सरकार ने रोका गेहूं का निर्यात? क्या अब कम हो जाएगी गेहूं की महंगाई? कैसे निपटेंगे कपास की किल्लत से, ये समझेंगे। मसालों की महंगाई अब बिगाड़ रही खाने का जायका, और अब बदलने वाला है सीमेंट उद्योग का चेहरा। शुरुआत रूस से। यूरोप के देश अपनी गैस और तेल आयात करने वाली कंपनियों के लिए ऐसे उपाय ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं जहां वे प्रतिबंधों को तोड़े बिना रूस से तेल और गैस का आयात कर सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की ओर से रूबल में पेमेंट की शर्त लगा देने के बाद यूरोप के देशों के सामने ये संकट खड़ा हो गया था कि आखिर वो आयात करें तो करें कैसे। सर, क्या तरीका ये पेमेंट का निकाला जा रहा है? किस तरीके से ये काम करेगा? शुभम, ये समस्या आई पिछले हफ्ते जब हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस पर चर्चा भी की थी। पिछले सप्ताह जब रूस ने ये फैसला लिया है कि गैसप्रॉम, जो रूस की मोनोपोली गैस सर्विस प्रोवाइडर है, जो पूरे यूरोप में गैस बांटती है अपनी अलग अलग पाइपलाइन के जरिए, उसके जो भागीदार दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, खासतौर से यूरोप के देशों में, पोलैंड में, बल्गेरिया में, जर्मनी में, उन भागीदारों के साथ लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उन पर यह शर्त लगाई गई कि अगर वे गैसप्रॉम से गैस खरीदना चाहते हैं तो उन्हें रूबल में भुगतान करना होगा। और इसने यूरोपीय देशों के सामने एक बड़ी उलझन पैदा कर दी है। हमारे लिए समझना जरूरी है कि रूस का तेल और गैस अभी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है। उस खरीद का भुगतान यूरो में या डॉलर में रूस को हो रहा है। पर रूस की इस शर्त के बाद ये सारी कंपनियां उलझन में फंस गई हैं, क्योंकि अब उन्हें जो भी गैस जर्मनी में उपलब्ध हो रही है रूस की, या बल्गेरिया में, या पोलैंड में, या दुनिया के यूरोप के अन्य देशों में, उसका भुगतान उन्हें रूबल में करना होगा। रास्ता ये निकालने की कोशिश की जा रही है कि बीच में किसी बैंक को डाला जाए, उस बैंक को ये कंपनियां यूरो में भुगतान करें और इस भुगतान को बाद में रूबल में रूस को दिया जाए। लेकिन प्रतिबंधों के नियम इस मामले में बहुत साफ नहीं है। प्रतिबंधों के आधार पर अगर आप उसका कानून देखें रूस पर लगे प्रतिबंधों का, तो उनका वायलेशन करने पर कंपनी के अधिकारियों को, मालिकों को सजा हो सकती है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अब यूरोप की कंपनियां और यूरोप की सरकारें इस उलझन में फंसी हुई हैं कि रूस के इस नई कोशिश पर, ये जो नया पलटवार उसने किया, इससे कैसे निपटा जाए। और हमने कहा था कि रूस ने यूरोप की जो गैस की धमनी है, जो गैस की वेन है, उसे दबा दिया है। और उसका असर हमें यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर, यूरोप के देशों की भुगतान व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। रूबल में भुगतान करने का मतलब शुभम ये कि इन देशों को रूबल खरीदना पड़ेगा, इन देशों को अपनी करेंसी देकर रूबल जुटाना पड़ेगा। और यही रूस की स्ट्रेटजी है कि अगर रूबल की डिमांड होगी यूरोप के देशों में तो रूबल को ताकत मिलेगी। बिल्कुल। और रूस का रूबल अगर खरीदा जाएगा तो निश्चित तौर पर करेंसी में ताकत मिलेगी, और ये कहीं ना कहीं जो ये युद्ध चल रहा है इसको और ईंधन दे सकता है। चलिए अब रुख करते हैं दूसरी खबर का, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। सरकार ने सभी तरह के गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। घरेलू स्तर पर आटे की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, उम्मीद से कम उत्पादन और सरकारी खरीद भी कम रहने की वजह से सरकार ने गेहूं निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी। हालांकि यह रोक उस गेहूं पर नहीं लगेगी जिसके निर्यात के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं। अप्रैल अंत तक देश से लगभग 40 लाख टन गेहूं निर्यात के सौदे हो चुके थे। देश में इस साल गेहूं उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम अनुमानित है। ऊपर से गेहूं की सरकारी खरीद भी 15 साल के निचले स्तर पर है। अब तक सरकारी एजेंसियां देश भर से करीब 180 लाख टन गेहूं की खरीद कर सकी हैं। पिछले साल सरकार ने किसानों से 433 लाख टन गेहूं खरीदा था। तो एक तो खरीद सरकार की कम हुई है, दूसरा निर्यात हुआ है। अब इस खबर को आपने सुना, आपने समझा। शायद वीट की खबर आज हम ये छठी या सातवीं बार ले रहे हैं अपने लगातार के मनी सेंट्रल में,
और मुझे अच्छे से याद है कि इससे पहले के मनी सेंट्रल अगर आप रिकॉल करें इन थम्स को देखिए कि आप गेहूं के बदले बटेगा चावल, या हमने कहा था कि ये महंगाई लंबी चलेगी। अंशुमान जी ने अपनी बात में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि शायद सरकार ने निर्यात में जल्दबाजी कर दी, कहीं उल्टा ना पड़ जाए ये दांव। और देखिए अब सरकार को आनन फानन में ये फैसला लेना पड़ा कि अब सरकार ये कह रही है कि वैन भी कर दिया निर्यात को, और ये भी कह रही है कि अगर गेहूं की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है तब भी खरीद लीजिए भाई, कैसे ना कैसे स्टॉक पूरा कीजिए, समय भी बढ़ा दिया गया है। सर, अचानक सरकार की नींद कैसे खुली, अचानक ये फैसला क्यों ले लिया गया? ये शुभम, खाद्य नीति की और गेहूं नीति की बड़ी गफलत है और बड़ी चूक है, जिसे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और बाकी सवालों के जरिए उन्होंने स्वीकार किया। मनी सेंट्रल में जैसा हमने आपको दिखाया कि हम पहले दिन से इस फैसले को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, उन आंकड़ों के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में बड़ी दरारें हैं और उन दरारों को समझे बिना अनाज का निर्यात बढ़ाने से या अनाज का निर्यात करने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा, खासतौर से महंगाई की दृष्टि से। फैसला 2 वजह से लिया गया। और देखिए शुभम, 11 अप्रैल से 13 मई के बीच में सब कुछ बदल गया। एक महीने के भीतर सरकार को, सिर्फ इस वजह से कि सरकार का इतना विराट तंत्र से यह नहीं बता पाया कि भारत में डिमांड सप्लाई का गैप क्या है वीट का, फसल गर्मी के कारण फसल के उत्पादन में कितनी कमी आएगी, इसकी सही सूचना सरकार के पास नहीं थी। जबकि इतना बड़ा तंत्र है मौसम को आंकने वाला, कृषि उत्पादन को आंकने वाला, और वर्षों से भारत के पास सही ढंग से फसल उत्पादन के खरीद के इसके आंकड़ों के अनुमान की व्यवस्था है। और उस गलती की वजह 1 महीने के भीतर सरकार को अपना पूरा फैसला बदलना पड़ा। लेकिन उस फैसले के कारण जो नुकसान होना था अर्थव्यवस्था को और इकोनॉमी को और फूड पॉलिसी को, वो हो गया। फैसला बदलने के पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह ये कि सरकार का जो परचेज थी प्रोक्योरमेंट में, वो लगभग आधी से भी कम रह गई। 50-55% गेहूं की सरकारी खरीद में गिरावट आई। हमने शुरुआत में जब इस खबर को सबसे पहले पकड़ा था तब ये कहा था कि भारतीय बाजार में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गेहूं के हार्वेस्टिंग सीजन में बाजार में एमएसपी से ज्यादा कीमत पर गेहूं बिक रहा है। वो पहला संकेत था जो दिखाई दे रहा था कि खुले बाजार में गेहूं की कीमत सरकार के समर्थन मूल्य से ऊपर निकल गई थी, जो आमतौर पर किसी फसल की कटाई के मौसम में नहीं होता है, दुर्लभ व्यवस्था होती क्योंकि उस फसल की आपूर्ति बढ़ने वाली थी। दूसरी बड़ी चीज खाद्य महंगाई, जो कि WPI महंगाई डबल डिजिट में पहुंचने के बाद भारत की खाद्य महंगाई करीब 9%, 9.5% के आसपास आ गई, जिसमें वीट की कीमतें कुछ राज्यों में 30%, 35% बढ़ी, आटे की कीमतें करीब 10 से 12-15% बढ़ी। और इन दोनों चीज़ों ने सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो वीट निर्यात, जिसकी बड़े पैमाने पर घोषणा की जा रही थी, सरकार WTO में बहस करना चाहती थी भारत के निर्यात को खोलने के लिए, उसे तत्काल पलटकर पीछे वापस आना पड़ा। और यह तक कर दिया गया कि जिनके पास ऐसे लाइसेंस नहीं जिन्हें इरिवोक नहीं किया जा सकता, यानी जो अनुबंध रद्द नहीं हो सकते, उसके अलावा बाकी अनुबंध रद्द करने की भी फैसला लिया गया है। अब यह फैसला पूरी की पूरी खाद्य अर्थव्यवस्था में एक साथ कई सारी दरारें खोल गया, क्योंकि जो होना था, जो फैसला होना था और उसका जो असर होना था, वो महंगाई पर बाकी जगह दिखाई देने लगा। और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये साल कैसा बीतेगा गेहूं, चावल या खाद्य बाजार के लिए इस फैसले के बाद। तो ये तो था फैसला क्यों लेना पड़ा, अंशुमान जी ने ये समझाया। अब इस फैसले का असर क्या होगा, इस असर को समझने के लिए हम इस पूरी बहस को 5-6 बड़े बड़े सवालों में समझते हैं। इस फैसले का असर क्या होगा ये हम समझेंगे। क्या इस फैसले के बाद महंगाई कम होगी, ये दूसरा बड़ा सवाल है, क्योंकि अंशुमान जी ने बताया कि ये फैसला लिया इसलिए गया कि महंगाई को काबू किया जा सके। क्या सरकारी खरीद का लक्ष्य अब पूरा होगा, सरकार ने लक्ष्य को रिवाइज किया, क्या वो लक्ष्य भी पूरा हो पाएगा, ये हम समझेंगे। एमएसपी पर आगे क्या असर होगा, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है कि इस बार जब गेहूं की कीमतें ज़्यादा हैं तो जब अगली बार रबी का सीजन आएगा तब सरकार के सामने एमएसपी को तय करना कितनी बड़ी चुनौती होगी, ये हम समझेंगे। और कहीं इंपोर्ट की नौबत तो नहीं आ जाएगी। अगेन ये मनी सेंट्रल आपको बता रहा है, ये बड़ा एक कदम हो सकता है कि आज हमने जो गेहूं निर्यात किया है, कहीं हम ऐसी किसी स्थिति में तो नहीं आ जाएंगे अब से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कि कहीं देश की कंपनियों को या कुछ संस्थानों को गेहूं का आयात करना पड़े। इस पर भी अंशुमान जी से बात करेंगे। सर, सीधा सवाल, अब इस फैसले का कहां-कहां किस-किस तरीके का असर होगा? 3 बड़े असर हमको दिखाई देते हैं। पहला असर ये, और उस असर को सरकार ने 1 महीने में समझ लिया, और इसलिए जब गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई तो उसके साथ 2-3 रणनीतिक फैसले एक साथ घोषित किए गए, जिन फैसलों को हम इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे। पहला फैसला ये कि सामान्य दिनों से अधिक समय तक रबी का प्रोक्योरमेंट बढ़ा दिया गया, खासतौर से उन राज्यों में जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और कई राज्यों में जहां सामान्य रूप से अभी तक
पूरी सरकारी खरीद सिमट जाती है और निपट जाती है। सरकार की कोशिश ये है कि अब जो घबराहट बाजार में फैली है, जो सरकार का स्टॉक है जिसमें तेज गिरावट आई, उसे किसी हद तक खरीद लिया जाए। देखिए 10 मई तक की गेहूं की खरीद के आंकड़े हमारे सामने 178 लाख टन के उपलब्ध हैं, जो पिछले साल की तुलना में करीब 50% से कम है, 50-55% से कम है। तो पहली असर ये, और इसका असर क्या होगा? इसका असर सीधा हुआ कि बाजार से सरकार जितना गेहूं खरीदती थी और उसका जो रिवाइज टारगेट पूरा करना, उसके लिए वो बाजार में और ज्यादा कोशिश करेगी और बाजार में डिमांड सप्लाई का मिसमैच या जो अंतर है और ज्यादा बढ़ेगा। गेहूं तो है नहीं उपलब्ध बाजार में, क्योंकि अगर वो होता तो सरकार के भंडार में पहले ही आ चुका होता खरीद के लिए। बाजार में बढ़ी हुई कीमतें हैं, होल्डिंग्स हैं, बहुत जगह लोगों ने रोक रखा है, तो अब सरकार को गेहूं बाजार से नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार की इस बेचैनी का असर बाजार में गेहूं की कीमतों पर हमें दिखाई देगा, पहला असर। दूसरा महत्वपूर्ण असर जो हमें दिखाई देगा कि सरकार जिस गेहूं को खरीदने जा रही है, और जिसमें 18% के क्वालिटी नॉर्म्स को भी डाइल्यूट किया गया, यानी थोड़ा सा खराब मिलावट वाला या मिला हुआ गेहूं भी खरीदा जाएगा। इसका भविष्य क्या होगा? ये निर्यात भी नहीं हो सकता, ये कहां बेचा जाएगा, किसको खरीद कर रखा जाएगा, क्या बांटा जाएगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं। आमतौर पर सरकारी एजेंसियां साफ सुथरा गेहूं खरीदती हैं, क्योंकि वो गेहूं बाद में पीडीएस प्रणाली के जरिए लोगों के घर में राशन के तौर पर बांटा जाता है। और तीसरा बड़ा असर कि यहां से लेकर अगले साल रबी की फसल तक और इसके बाद आने वाली खरीफ की फसलों पर इस फैसले के बहुत लंबे और गहरे असर होंगे, जो हमें दिखाई देंगे। और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण असर हमें दिखाई देगा खरीफ की फसल आने के साथ, जहां सरकार के सामने दबाव होगा कि वो कम से कम धान की खरीद को उस हद तक पहुंचा सके कि गेहूं से जो हुआ नुकसान केंद्रीय बफर स्टॉक को है शुभम, वो धान में ना हो और धान से उसकी भरपाई शुरू हो जाए। और यहां से फिर वो ट्रिगर आएगा जहां से बाजार में धान की खरीद को लेकर होड़ मचेगी निजी क्षेत्र के बीच में और सरकार के बीच में। अगला सवाल सर थाली से जुड़ा, महंगाई कम हो पाएगी इस फैसले के बाद? जो आंकड़े हमारे पास हैं शुभम, उस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें, भारत की महंगाई, थोक महंगाई करीब 14.55% के आसपास थी पिछले आंकड़े में। रिटेल इन्फ्लेशन करीब 7.9% पर थी और फूड इन्फ्लेशन करीब 10% के आसपास पहुंच चुकी थी। मौजूदा परिस्थिति में व्हीट पर निर्यात प्रतिबंध का असर महंगाई पर कुछ नहीं दिखाई देगा, ये स्पष्ट है, इसको आंकड़ों में आप समझ सकते हैं। उसकी दो बड़ी वजह है कि व्हीट पर निर्यात का प्रतिबंध रुक जाने से जो बाजार में शॉर्टेज है प्रोडक्शन की, चाहे वो सरकारी खरीद की या प्राइवेट स्टॉक के बीच में, वो पूरी नहीं हो जानी, क्योंकि फसल तो दोबारा नहीं लगनी है। फसल तो जो है वो निकल चुकी और कट चुकी, हार्वेस्ट हो चुकी। अब वो चाहे प्राइवेट गोडाउन में रखी हो या वो एफसीआई के भंडार में रखी हो, फसल तो उतनी ही है और उतना ही आंकड़ा। और मार्केट की प्राइसेस, बाजार में गेहूं की आपूर्ति इस साल कितनी है और गेहूं का भंडार कहां किसके पास कितना है, इसका अनुमान बहुत कायदे से लगा चुका और उसके बाद वो महंगाई बढ़ी हुई है। यहां से खतरा महंगाई का दूसरा है कि इस साल फूड इन्फ्लेशन लंबे समय तक ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि इसका असर रबी की फसलों पर खरीफ की फसलों पर दिखाई देगा, जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी। खासतौर से चावल, मोटे अनाज, जो गेहूं के सब्स्टिट्यूट के तौर पर अगले चरण में भारत में जो गर्मी की क्रॉप है, जो रबी की क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप है, उसमें किए जाते हैं, वहां पर महंगाई का असर और ज्यादा दिखाई दे सकता है, क्योंकि गेहूं की किल्लत पूरी करने के लिए बाजार में धान को लेकर अब दबाव बनेगा। तो अगर खाद्य महंगाई की दृष्टि से देखें तो यह काम अगर जनवरी में सोचा गया होता, दिसंबर में सोचा गया होता, सरकार को केवल, और गेहूं की कीमतें शुभम पिछले साल अक्टूबर से बढ़ना शुरू हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ और उसके बाद रूस और यूक्रेन की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हुई, उसके बाद से कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी। और वो देखने के बाद भी निर्यात का प्रोत्साहन दिया गया, उसे देखने के बाद भी ये कहा गया कि निर्यात किया जाएगा। तो बाजार ने तेजी की या महंगाई की एक ट्रेजेक्ट्री, एक अंतर्धारणा बना ली है। वो खाद्य महंगाई इस फैसले से रुकने की गुंजाइश कम दिखाई देती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चूंकि भारत ने पहले कहा कि वो गेहूं बेचेगा और अब गेहूं का निर्यात कम कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग आपूर्ति भी बिगड़ी है और आपको कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। यानी कि महंगाई के मोर्चे पर फिलहाल कोई राहत इस कदम के बाद नहीं मिलती दिख रही है। सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक बढ़ाने के लिए सरकार जहां एक तरफ खरीद सीजन को आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ खरीद के नियमों में भी ढील दे रही है। केंद्र सरकार ने प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों से कहा है कि वे किसानों से गेहूं की खरीद 31 मई तक जारी रखें। 31 मई तक का समय बढ़ा दिया। पहले सिर्फ उसी गेहूं को खरीदने की अनुमति होती थी जिस गेहूं में 6% दाना सिकुड़ा हुआ या टूटा हुआ होता था। अब इसमें भी ढील दी गई है और अब उस गेहूं की भी खरीद की जाएगी जिसका दाना 18% तक सिकुड़ा हुआ होगा। सर, इन नियमों में ढील देने के बाद, समय बढ़ा देने के बाद भी क्या लक्ष्य पूरा हो पाएगा खरीद का?
लक्ष्य तो वैसे ही कट डाउन किया है सरकार ने। 43 मिलियन टन के लक्ष्य को घटा के कितना 19 मिलियन टन के आसपास का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इस प्रोत्साहन के कारण, इस कोशिश के कारण, थोड़े लंबे समय तक खरीद के करने के कारण सरकार थोड़ा अतिरिक्त अनाज खरीद लेगी। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये खरीद जो अब रबी प्रोक्योरमेंट सीजन से आगे तक बढ़ाई गई है और एजेंसियों पर दबाव बनाया गया है, वो बाजार में शायद ज़्यादा बेचैनी और ज़्यादा हड़बड़ाहट पैदा करेंगे, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि गेहूं का उत्पादन तो हो चुका है, गेहूं की क्रॉप तो कट चुकी है और जितनी क्रॉप है वो सिस्टम में उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी गोदाम में हो, चाहे वो सरकार के पास हो या निजी गोदाम में हो। तो ये जो भंडार जो लॉस है, और लॉस काफ़ी बड़ा है, अगर आप आंकड़े देखो पिछले साल के हिसाब से, तो पिछले साल के हिसाब से जब मैं आंकड़े देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अगर आप सरकार का प्रोक्योरमेंट 2018-19 से देखिए, 2018-19 में सरकार का प्रोक्योरमेंट करीब 35 मिलियन टन था, 79 मिलियन टन था, 36 मिलियन टन था। 19-20 में करीब 34 मिलियन टन था, उसके बाद 20-21 में करीब 39 मिलियन टन था। पिछला साल रिकॉर्ड था प्रोक्योरमेंट, करीब 43 मिलियन टन था, और वहां से अचानक आप 19 मिलियन टन के सरकारी खरीद पर आ गए। तो आप ये मान के चलिए कि पिछले कई दशकों में, पिछले कई वर्षों में भारत के सरकारी अनाज भंडार में, सरकारी खरीद में इतनी गिरावट गेहूं में नहीं आई, और उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी इस हिसाब से, नहीं हो पाएगी। मतलब 2018-19 के स्तर तक भी पहुंचने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। पिछले साल का स्तर तो काफी रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट का था। बिल्कुल। सर, इससे फिर अगला सवाल खड़ा होता है, एमएसपी पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अगले साल अब जब सरकार एमएसपी तय करने जाएगी तब ये लागत होगी, गेहूं की महंगाई होगी टेबल पर, पिछला सरकारी खरीद कम होगी, तो ये चुनौती होगी, इस बार सरकारी खरीद ज़्यादा करनी है। तो आपको क्या लगता है एमएसपी के मोर्चे पर कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है? शुभम, यही सबसे बड़ा दबाव है और यही सबसे बड़ा सवाल। इस समय ये फैसला तो हो गया, महंगाई भी आ गई, उसे सरकार नहीं थाम सकती, निर्यात भी रुक गया। अब हमें अगर भविष्य की तरफ देखना चाहिए, और आमतौर पर मनी सेंट्रल में एक कोशिश करते हैं कि हम आपको बता सकें कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या हो सकता है। अब सरकार पर सबसे बड़ा दबाव खरीफ के एमएसपी को लेकर है। पिछले साल सरकार ने खरीफ के एमएसपी में, खरीफ की प्रमुख फसलें धान है, दालें हैं, मूंगफली है, कॉटन है, ऐसी प्रमुख फसलें। पिछले साल सरकार ने खरीफ की एमएसपी में केवल 1 से 7% की बढ़ोतरी की थी, 1% to 7% अलग अलग फसलों के तौर पर। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि भारत की फूड पॉलिसी यहां से पूरी तरह हिल गई है। हिल इसलिए गई है क्योंकि सरकार को अगले साल गेहूं के बफर स्टॉक और प्रोक्योरमेंट की कमी धान की खरीद करके पूरी करनी पड़ेगी, ताकि ओवरऑल फूड ग्रेन की जो सिक्योरिटी है वो बराबर बनी रहे। और इसलिए सरकार पर यह दबाव होगा कि वो सामान्य से अधिक एमएसपी बढ़ाए अगले साल, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए। बाजार ये देख रहा है कि चावल की डिमांड बाजार में भी होगी, और एक्सपोर्ट तो है ही चावल का, भारत प्रमुख राइस एक्सपोर्टर्स में है, और पिछले साल एक्सपोर्ट अच्छा भी रहा है, राइस का काफी अच्छा रहा है। तो अब यहां दबाव ये होगा कि क्या एक्सपोर्ट को रोका जाए, सीमित किया जाए। और अगर सरकार एमएसपी बढ़ाती है धान का, तो उसका असर हमें दो जगह दिखाई देगा। उसका असर हमें बाजार में चावल या धान की कीमतों पर दिखाई देगा, क्योंकि सरकार बेंचमार्क प्राइस बढ़ा देगी। सरकार का एमएसपी आमतौर पर फसलों का भारत में बेंचमार्क प्राइस होता है, वहां से गिनती शुरू होती है कि उसके ऊपर उसके नीचे फसल की कीमत क्या होगी। तो अगर एमएसपी बढ़ता है तो आप मान के चलिए कि बाजार में मिलने वाले चावल और धान की कीमत महंगी होगी। और दूसरी चीज ये कि सरकार के राजकोषीय घाटे पर, सरकार के खजाने पर बढ़े हुए एमएसपी का दबाव भी हमें दिखाई देगा। और इस साल जबकि सरकार का घाटा, सरकार के कर्ज काफी बढ़े हुए हैं, फूड सिक्योरिटी के लिहाज से ये खर्च एमएसपी बढ़ाने का बजट पर ज्यादा दिखाई देगा। और तीसरी बात ये कि जिस एमएसपी पर गेहूं या जिस एमएसपी पर चावल खरीदा जाएगा, उससे बहुत सस्ता अनाज आपको राशन प्रणाली में बांटना है। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है और जो पीडीएस की कॉस्ट है भारत के बफर स्टॉक की, उसमें बड़ा अंतर दिखाई देगा। और ये वो फूड पॉलिसी की दरार है जो गेहूं निर्यात के फैसले से पूरी तरह खुलकर सामने आ गई, जिसके एक तरफ आपको साल भर लगभग चलने वाली खाद्य उत्पादों की महंगाई दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ सरकार के बजट पर खाद्य सब्सिडी का बोझ बढ़ने का रिस्क दिखाई दे रहा है। और ये दोनों रिस्क अगले 2-3 महीनों में आपके सामने उभर कर दिखाई देने लगेंगे, जो असर हमें गेहूं की कमी से या गेहूं की शॉर्टेज से, जो कि भारत के बाजार में दिख रही है, उसका असर हमें सामने दिखाई देगा। सर, आखिरी लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़रूरी सवाल, कहीं निर्यात करते करते आयात की नौबत तो नहीं आ जाएगी? ना आए तो अच्छा है, मतलब हमें मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए भारत को गेहूं के आयात की। लेकिन अगर आप भारत के सरकार के बयान देखें गेहूं का निर्यात रोकते समय, उस समय यह संकेत सरकार की तरफ से दिया गया कि हमने निर्यात इसलिए रोका कि हमें कहीं इंपोर्ट की जरूरत ना पड़ जाए। अब अगर आप गेहूं की मांग और आपूर्ति के आंकड़े देखो बाजार में, शुभम, टोटल प्रोडक्शन इंडिया का इस साल करीब
96 से 98 मिलियन टन के आसपास रहने की संभावना है। सरकार का प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो 19-19.5 मिलियन टन होगा, हम उसे 20 मिलियन टन मान सकते हैं। और भारत में टोटल वीट का स्टॉक करीब करीब 19 लाख टन के आसपास होगा ओवरऑल। तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप अगले कई महीने तक भारतीय बाजार में रहेगा, जब तक कि हम रबी की अगली फसल तक नहीं आ जाते। अभी मौजूदा परिस्थिति में हमें ऐसा नहीं लगता कि गेहूं के इंपोर्ट की नौबत आएगी, लेकिन गेहूं के मौजूदा स्टॉक के सहारे आपको जून से लेकर अगले साल मार्च तक का समय काटना है। और वो स्टॉक चाहे वो सरकार के भंडार में हो, चाहे वो प्राइवेट गोदामों में हो, चाहे लोगों के घरों में रखा हुआ हो, और इसके साथ बाजार में बढ़ी हुई महंगाई के साथ काटना है। तो गेहूं के इंपोर्ट की नौबत तो कंपनियों के स्तर पर आ सकती है, क्योंकि कंपनियों को ये गेहूं अगर बाजार में शॉर्टेज हुई, महंगा मिला, तो जो फूड प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियां हैं, जो ब्रेड, बिस्किट और गेहूं के सामान बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए चुनौती हो सकती है। क्योंकि हमने पिछली बार भी अपने कार्यक्रम में कहा था कि एफसीआई जो ओपन सेल करती थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, उसके पास इस बार इतना स्टॉक नहीं है कि वो इंडस्ट्री के लिए बल्क में गेहूं बाजार में उपलब्ध करा सके। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर फूड इकोनॉमी का चतुर समझदारी से प्रबंधन हुआ तो आएगा, लेकिन सरकार के अंदर से ही कुछ जो स्वर निकले उस दिन, उनसे लगा कि शायद सरकार कहीं ये भांप रही है कि कहीं ये नौबत ना आए कि भारत को अपने फूड स्टॉक में और सप्लाई और वीट की सप्लाई और मांग में अंतर पूरा करने के लिए कहीं इंपोर्ट की परिस्थिति ना बन जाए। फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, और ऐसी दुआ कीजिए कि ऐसा हो भी ना, वरना चुनौती और ज़्यादा बड़ी, संकट गहरा हो सकता है। अगली खबर जो जुड़ी है कपास से, यहाँ भी कुछ दिक्कतें बढ़ रही हैं। देश में इस साल कपास की उपज और खपत के लिए पहले जो अनुमान लगाया गया था, अब उसमें कटौती की गई है। कपास उद्योग के संगठन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फसल वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन अनुमान को 11.5 लाख गांठ घटाकर 323.63 लाख गांठ कर दिया है। संगठन का मानना है कि गुजरात और महाराष्ट्र में पहले जितनी उपज का अनुमान था उतनी फसल नहीं आई है, जिसकी वजह से उत्पादन अनुमान घटाया गया है। कपास की बढ़ी हुई कीमतें इसकी खपत को प्रभावित कर रही हैं। यही वजह है कि कॉटन एसोसिएशन ने इस साल खपत के अनुमान में 20 लाख गांठ की भारी कटौती की है। अब सिर्फ 320 लाख गांठ का सर अनुमान है कि इतनी ही खपत हो पाएगी। क्या असर होगा, आपको क्या लगता है कि कॉटन के बाजार में चीज़ें किस तरह आप बैठती देख रहे हैं? कॉटन के बाजार में भी शॉर्टेजेस और इन्फ्लेशन दोनों चीज़ें प्ले आउट कर रही हैं। दोनों का प्ले आउट हमें दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो ये कि कॉटन के उत्पादन का आकलन घटाया गया। जैसा आपने बताया, भारत की कॉटन इंडस्ट्री और ख़ासतौर से जो ये यार्न बनाने वाले उद्योग हैं, ये सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि कपास का निर्यात रोक दिया जाए। और भारत की तरफ से कपास का निर्यात रोकने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैसे भी कपास की शॉर्टेज और कीमतें बढ़ी हुई दिखी रही हैं। हमें गुजरात में कपास का औसत भाव देखिए तो आपको दिखाई देगा कि दिसंबर से बढ़ते 8,000 से बढ़कर 11,000 तक पहुँच गया। ये कपास की इन्फ्लेशन है जो हमें बाजार में दिखाई दे रही है। अब जबकि सरकार ने उत्पादन का अनुमान घटा ही दिया है तो ये कीमत और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। भारत के कई सारे हिस्सों में यार्न की कमी है और मिलों को यार्न प्रोसेस करने में और कपड़े के लिए यार्न का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है। इसका असर हमें भारत से कॉटन के सामान के निर्यात की कीमतों पर दिखाई देगा, क्योंकि वो नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। भारत में से सूती कपड़े का बड़ा निर्यात होता है और भारत उसमें बड़ा प्रतिस्पर्धी देश रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ प्ले आउट होती दिखाई दे रही है कि अगर आप एमएसपी का ढांचा देखिए ना पिछले साल शुभम, तो पिछले 3 साल में मतलब 19-20, 20-21 और 21-22 में कॉटन के एमएसपी में 2%, 4.9% और 3.8% की बढ़ोतरी हुई। यानी अगर आप 18-19 में ये बढ़ोतरी काफ़ी बड़ी थी, उसके बाद से कॉटन के एमएसपी में बढ़ोतरी की दर नीचे आई है। इस साल सरकार पर यह दबाव होगा कि कॉटन की शॉर्टेज अगले साल के लिए ना आए, उसे रोकने के लिए कॉटन का एमएसपी बढ़ाया जाए। अब 1198 रुपए के भाव पर सरकार को एमएसपी में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय बाजार में एमएसपी में अगर आप बाजार के अभी के कॉटन के मूल्य से एमएसपी को जोड़ेंगे तो मौजूदा स्थिति में प्रोत्साहन नहीं होगा किसान के लिए नई कॉटन उगाने का। और ये दूसरा महत्वपूर्ण दबाव है जो एमएसपी पर दिखाई देगा। तो अगर आप कृषि अर्थव्यवस्था के हिसाब से शुभम देखें तो खरीफ का जो एमएसपी आएगा वो हमें बहुत सारी तस्वीरें बताएगा कि सरकार फूड इकोनॉमी के बारे में प्रॉस्पेक्टिवली भविष्य के बारे में क्या सोच रही है और उसका असर फिर बाकी बाजार में खाद्य की कीमतों पर क्या दिखाई देगा। बिल्कुल। कमोडिटी बाजार से ही अब अगली खबर। अभी तक आप रसोई में अनाज की कीमतों से, गैस की कीमतों से, सब्जियों की कीमतों से अगर परेशान हैं तो मसाले भी अब आपके खाने का जायका बिगाड़ रहे हैं। वो इसलिए बिगाड़ रहे हैं क्योंकि मसालों की कीमतें भी बहुत तेज़ी से पिछले 1 साल में बढ़ी हैं। खुदरा महंगाई के आंकड़े भी ये तस्वीर दिखाते हैं। क्या वजह है इसकी, इसके लिए देखिए मनोज कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट।
अनाज, खाद्य तेल और गैस की महंगाई में रसोई पहले से ही तप रही थी। अब महंगे मसाले भी जायका बिगाड़ रहे हैं। साल भर में मसालों की महंगाई तेजी से बढ़ी है। धनिये के भाव करीब 2.5 गुना बढ़ गए। लाल मिर्च के दाम में 50% का उछाल आ गया। जीरा, सौंफ, मेथी दाना के भाव में भी अप्रत्याशित तेजी है। पिछले हफ्ते जारी हुए खुदरा महंगाई के आंकड़े भी ये तथ्य उगल रहे हैं। सब्जी और तेल के साथ मसालों की महंगाई भी दहाई की दहलीज पार कर चुकी है। अब समझिए इस तेजी की वजह। इस साल अधिकतर मसालों की उपज पिछले साल के मुकाबले कम रहने का अनुमान है, जिस वजह से सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। इसी आशंका की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। इस साल धनिया उत्पादन में करीब 80,000 टन कमी का अनुमान है, जबकि जीरा उत्पादन भी करीब 70,000 टन घट सकता है। लाल मिर्च, अजवाइन और छोटी इलायची की उपज भी कम आंकी गई है। मसालों के उत्पादन का ये अनुमान मार्च में जारी हुआ था। तब तक गर्मी की मार से फसल को हुए नुकसान का आकलन नहीं हुआ था। ऐसी आशंका है कि मार्च में उत्पादन को लेकर जो अनुमान जारी हुआ था, फसल उससे भी कम है। ये आशंका अगर सच साबित होती है तो मसालों की सप्लाई और भी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर कोरोना काल में भारतीय मसालों की मांग दुनिया भर में बढ़ी है, जिस वजह से ऊंची कीमत पर विदेशों में मसालों का निर्यात हो रहा है। ये बढ़ी हुई विदेशी मांग मसालों की कीमतों को और बढ़ा रही है। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश से 3.1 अरब डॉलर के लगभग 12 लाख टन मसालों का निर्यात हुआ है। इस निर्यात में अधिकतर हिस्सेदारी लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, सूखे अदरक, धनिया और सौंफ की है। मसाले सरकार की उस जरूरी वस्तुओं वाली लिस्ट में भी नहीं आते, जिसमें गेहूं और तेल शामिल हैं, यानी वे वस्तुएं जिनकी कीमत थोड़ी भी बढ़े तो सरकार तुरंत हरकत में आ जाती है। आटा कहीं ज्यादा महंगा ना हो जाए, इसके लिए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। साथ में खाने का तेल आयात बढ़ाने के लिए कई तरह के शुल्क खत्म कर दिए हैं। लेकिन मसाले क्योंकि उस लिस्ट में नहीं आते, ऐसे में इनकी कीमत को घटाने के लिए सरकार की तरफ से जल्द कोई कदम उठाए जाने की उम्मीद कम ही है। यानी मसालों की महंगाई लंबे समय तक खाने का जायका बिगाड़ सकती है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। क्योंकि सरकार कोई कदम उठा नहीं सकती, यानी अगर ये महंगाई शुरू हुई और टिकी तो ये भी जिद्दी हो जाएगी, लंबे समय तक चलेगी। अगली खबर बिजली से। बिजली तैयार करने वाली कंपनियां अपने पास अगर कोयले का स्टॉक पर्याप्त नहीं रखेंगी तो उन पर पेनल्टी के तौर पर कम दरें लागू करने का दबाव डल सकता है। पावर रेगुलेटर CERC ने इस तरह की पेनल्टी का प्रस्ताव दिया है। CERC के दस्तावेज में कहा गया है कि सालाना फिक्स शुल्क को वसूलने के लिए पावर प्रोड्यूसर कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने प्लांट्स पर बिजली उत्पादन के लिए ईंधन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करे, और प्लांट्स के पास कोयले की सप्लाई तय की गई लिमिट से कम है तो उसको सालाना फिक्स शुल्क में कटौती करनी पड़ेगी या ये की जा सकती है। सर, इस फैसले का क्या मतलब है और ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे काम करेगी? शुभम, यहाँ भी सरकार उलझ गई और एक दिलचस्प चीज़ हमें समझ में आती है कि केवल अब गेहूं और कोयले की जो किल्लत है ना, दोनों चीज़ें, गेहूं की शॉर्टेज और कोयले की किल्लत बिल्कुल एक सामान्य सी से पूर्वानुमान की कमी से उपजी है। अगर आप गौर से देखिए, दोनों जगह गर्मी एक तापमान बढ़ना और मौसम में गर्मी बढ़ना एक कॉमन फैक्टर है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण गेहूं के उत्पादन में गिरावट आनी थी। सरकार के पास इतना बड़ा मौसम विभाग है और सरकार के पास इतना आकलन व्यवस्था है, वो अगर समय पर बता देती तो शायद यह सरकार समय पर मान लेती तो हमें गेहूं की ये समस्या नहीं देखनी पड़ती, क्योंकि सरकार ने भी माना कि उत्पादन इसलिए गिरा क्योंकि गर्मी बढ़ी थी और उतना समय गेहूँ की फसल को सर्दी का नहीं मिल पाया जितना उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़रूरी था। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने के कारण कोयले की किल्लत हुई। पिछले साल अक्टूबर में भी कोयले की शॉर्टेज थी। सरकार ने दिसंबर में कहा सब ठीक हो गया और उसके बाद फिर अगले साल इस साल फरवरी से शॉर्टेज शुरू हो गई। और यहां भी ये पता था कि साल ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, बिजली की डिमांड ज़्यादा रहेगी, पावर सेक्टर के पास कोयले की आपूर्ति बेहतर होनी चाहिए। अब यहां सरकार फंस गई है। फंस इसलिए गई है कि जो जनरेशन कंपनीज हैं उनके ऊपर दो तरह से दबाव बनाया जा रहा है। उनके ऊपर शर्त लगाई जा रही है कि अगर वो अपने पास कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं रखते हैं
तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसकी वजह यह है कि जो वो बिजली डिस्कॉम्स को बेचती हैं, बिजली की आपूर्ति के आधार पर ही डिस्कॉम्स आगे वसूली करती हैं और पैसा वसूल कर वापस लाती हैं और उसके बाद फिर कंपनियों को देती हैं। जब बिजली ही नहीं होगी तो वसूली किस चीज़ की होगी, जब बिजली की आपूर्ति ही टूटी हुई है। तो बिजली का जो रेवेन्यू जनरेशन का हिस्सा है, यानी जो भी बच मिल रहा है पैसा, उसे वसूली की समस्या आ रही है क्योंकि बिजली की कटौती हो रही है। दूसरी तरफ जेनकोज का ये कहना है, जनरेशन कंपनीज का ये कहना है कि वो इतना महंगा कोयला कैसे खरीदें, खासतौर पर उस स्थिति में वो नहीं खरीद सकती क्योंकि उनके जो पावर परचेज एग्रीमेंट हैं डिस्कॉम के साथ, उसमें बढ़ी हुई ईंधन की लागत को पास थ्रू करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी अगर कोयला उन्हें महंगा मिल रहा है तो उसके आधार पर वो बिजली की कीमत बढ़ाएं और बिजली की कीमत बढ़ाकर डिस्कॉम को दें, डिस्कॉम उसको वसूले या ना वसूले लेकिन उसका पैसा उनको वापस करे। और यहां आकर ये चीज बुरी तरह उलझ गई है। सरकार के बार बार कहने के बाद भी कोयले के आयात में बढ़ोतरी नहीं हो रही और ये बात राज्यों के बिजली घरों के साथ भी यही समस्या है और प्राइवेट बिजली घरों के साथ भी यही समस्या है कि उन्हें आगे से पेमेंट की गारंटी नहीं है और बिजली की कटौती के कारण बिजली वितरण कंपनियों के लिए रेवेन्यू की संभावनाएं और ज्यादा गिर रही है। तो एक किस्म का ये डेडलॉक है, एक किस्म का गतिरोध है जो हमें बिजली क्षेत्र में बना दिखाई दे रहा है। और इधर भारत का बहुत बड़ा हिस्सा लगातार 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के आसपास की बिजली कटौती से जूझ रहा है, जबकि हम रिकॉर्ड टेम्परेचर 48-47 डिग्री के टेम्परेचर को खासतौर से मध्य भारत के इलाके में और मैदानी इलाकों में गर्मी का सबसे भयानक प्रकोप देख रहे हैं। बिल्कुल। अदानी समूह ने देश की 2 बड़ी सीमेंट कंपनियों अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट के अधिग्रहण की डील कर ली है। $10.5 अरब में हुई इस डील के तहत अदानी समूह ने स्विट्जरलैंड की कंपनी होल्सिम से अंबुजा सीमेंट का 63.19% हिस्सा और एसीसी सीमेंट से 54.43% हिस्सा खरीद लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल स्पेस में ये देश का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। इस डील के बाद अदानी समूह देश का दूसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक बन जाएगा। अंबुजा सीमेंट और एसीसी की सालाना सीमेंट क्षमता उत्पादन की 7 करोड़ टन की है। फिलहाल आदित्य बिरला समूह की सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक देश की नंबर 1 सीमेंट उत्पादक कंपनी है जो सालाना लगभग 11.7 करोड़ टन सीमेंट उत्पादन करती है। सर, ये डील हो रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि 2022 के दूसरी छमाही में डील हो जाएगी। बात यह है बड़ी कि होल्सिम छोड़कर जा क्यों रही है भारत? होल्सिम के जाने की वजह बहुत दिलचस्प है। होल्सिम स्विस कंपनी है और सीमेंट की बड़ी कंपनी है। ऐसा माना जा रहा है कि होल्सिम अपने आप को सीमेंट के कारोबार से अलग करना चाहती है। उसकी वजह है कि दुनिया की जो पॉल्यूटर्स इंडस्ट्रीज हैं जिनमें सीमेंट का स्थान ऊपर माना जाता है क्योंकि सीमेंट उद्योग से बहुत तरीके का पॉल्यूशन होता है। होल्सिम ने अपने अलग अलग बयानों में कहा है कि वो सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ जा रही जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो और ऐसा ही फैसला उसने लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में भी अपने कारोबार से वापस लेने के लिए किया है। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि होल्सिम अपने सीमेंट बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके कुछ नए क्षेत्रों में निवेश करने जा रही और उसका भारत के बाजार से जाना, उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी के बदलने से भारतीय सीमेंट बाजार में काफी खासी उथल पुथल बनकर सामने आया। अडानी समूह को जो डील मिली है $10.5 बिलियन की, उसमें ये डील 2 हिस्सों में है। ये एक हिस्सेदारी इसमें अंबुजा सीमेंट में खरीदी गई है और उसके बाद अंबुजा सीमेंट की हिस्सेदारी एसीसी में है। तो इस हिसाब से देश की जो 2 बड़ी सीमेंट कांग्लोमरेट्स थी जिनको होल्सिम एक साथ संभालती थी, होल्सिम की हिस्सेदारी थी, वो हिस्सेदारी अडानी समूह के पास आई है। और इसके बाद भारतीय सीमेंट बाजार की जो तस्वीर है प्रतिस्पर्धा के हिसाब से, उसमें इन दिलचस्प तब्दीली आएगी। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। कल शाम को 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी मनी सेंट्रल में ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का नाम ये कंबोज लाल है।